ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सेशन एक नए चैप्टर के साथ। ट्वेल्थ में अलग अलग यूनिट है, तो सबसे पहला जो यूनिट हम लेने जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एलजेब्रा। तो एलजेब्रा से हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एलजेब्रा में आप करने जा रहे हैं सबसे पहले जो चैप्टर है मेट्रिसेस। अब ये मेट्रिसेस नाम का जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 है ये। जनरली स्कूल्स वगैरह में भी यही चैप्टर पहले शुरू कराया जाएगा। तो चैप्टर 3 और 4 ये टोटली एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो इसलिए इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। मेट्रिसेस जो है चैप्टर नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 है। जनरली ये देखा जाता है कि मेट्रिसेस को हम बहुत आसान चैप्टर मानते हैं, लेकिन वही बात है एनसीईआरटी से तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप और इसमें और चीज़ें करोगे, जैसे एग्जाम्पलर हो गया और भी चीज़ें होगी, तो हाँ इसका भी लेवल अच्छा खासा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक हमारा मेट्रिसेस। तो मेट्रिसेस तो एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या है? मैट्रिक्स। तो हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैट्रिक्स को अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो सिंपल सी बात ये है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब यहां पर जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मतलब वो साइंस वाले एलिमेंट का नहीं है कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमेंट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है, या फिर आप ये नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सभी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। नंबर भी रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, जो 11th में आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो डेफिनेशन क्या है कि अ सेट ऑफ mn नंबर्स। कितने नंबर्स? mn। अब ये mn लिखा हुआ है तो कुछ भी समझ लो, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जो कि रियल भी हो सकते हैं और क्या भी हो सकते हैं? इमेजिनरी भी हो सकते हैं। कैन बी रियल और इमेजिनरी। और फंक्शंस क्या भी हो सकते हैं? ये फंक्शंस भी हो सकते हैं। कभी कभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी इसमें आ सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब सिस्टम। तो एक रेक्टेंगुलर सिस्टम में इसको आपने अरेंज कर दिया, तो जिसमें कि कुछ रोज बन जाती हैं, एम रोज बन जाती है, और क्या बन जाते हैं? एन कॉलम्स बन जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 10 एलिमेंट्स का 10 एलिमेंट्स लिया और इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। तो इसमें 10 तो एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम एन को। अब यहां पर आप कुछ रोज बनाओगे और कुछ क्या बनाओगे? कॉलम्स बनाओगे। अच्छा, जैसे मान लो आपके स्कूल में असेंबली होती है, तो सभी लोग असेंबली हॉल में जाकर खड़े हो जाते हैं, तो वो कुछ रोज बना लेते हैं, कुछ रोज बन जाती है और कुछ क्या बन जाते हैं? कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो रोज हो गई और वर्टिकल क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो ये जो रो और कॉलम का अरेंजमेंट है, आप कितने से भी कर सकते हो। मान लो हो सकता है आपने 5 रोज ले ली हो और 2 कॉलम्स ले लिए हो, या फिर 2 रोज ले ली हो या फिर 5 कॉलम ले लिया हो, या 10 रोज ले लियो, 1 कॉलम ले लिया हो, या 1 रो ले लिया और 10 कॉलम ले लिए हो। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो जो भी आप ये अरेंजमेंट करते हो, तो इसी अरेंजमेंट को कंप्लीटली क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो मैट्रिक्स सिंपल भाषा में क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, किसका? वो भी एलिमेंट्स का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम आपको लिखना होता है, ठीक है, जो कि आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। जनरली किसी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, वो ये जो ब्रैकेट आपने देखा है, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट लगाकर आप इसके अंदर एलिमेंट्स को कुछ रोज और कुछ कॉलम में क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। जैसे अच्छा, यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं? 9, यानी कि 3 रोज है और 3 क्या है? कॉलम्स है। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही हो गया। अच्छा, आपको ये भी लग सकता है सर ये तो स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया। तो आपको मैं बता दूं, जो स्क्वायर होता है वो भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, आपको पता होगा, ठीक है। बस उसमें लेंथ और ब्रेथ का साइज क्या होता है? सेम होता है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है। आपको वैसे जब मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आपको लगेगा तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो फंस जाते हैं, क्योंकि एग्जाम आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हमने नाम तो सीख लिया। नाम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, या फिर दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद सिंबल, ये हो गए, बॉक्स बना दो, ब्रैकेट बना दो।
ये मैट्रिसेस का साइन होता है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज आती है? एलिमेंट्स आते हैं। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है ए से, स्मॉल ए, जिसमें नीचे सबस्क्रिप्ट में आप लिखते हो आई जे। यहां पर आई पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसको देखिए A12, तो ये जो वन है, A12 का जो वन है, वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, क्योंकि देखो पहली वाली रो में आ रहा है ना। और कौन से वाले कॉलम में आ रहा है? दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो A12, तो यहां पर आई और जे आपको क्लियर हो गया क्या होता है? ओके। अब इसके बाद ओवरऑल आपसे अगर पूछा जाए इसमें टोटल कितनी रोज है बताओ, तो आप बोलोगे 3 रोज है। और कितने कॉलम्स है? 3। तो इसका मतलब ये 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है, जहां पर 3 जो पहला वाला 3 है, ये टोटल नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है। टोटल कितनी रोज है? 3, m से दिखाते हैं। और टोटल कितने कॉलम्स है? 3, वो n से दिखाते हैं। तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। और ऑर्डर को हमेशा राइट साइड में ऐसे नीचे लिख देते हैं, m क्रॉस n। आया समझ? तो यहां पर यानी कि इसका ऑर्डर नीचे यहां पर लिखा जाएगा 3 × 3। तो दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर तक आपको क्लियर हो गया। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है? ए आई जे, जहां पर आई किसको दिखाता है? नंबर, रो का नंबर, कौन से वाले नंबर पर है ये, मतलब पहले वाले रो में है, दूसरे वाले रो में है। बल्कि एम किसको दिखा रहा है? टोटल नंबर ऑफ रोज को। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। एम का मतलब है पूरे मैट्रिक्स में कितनी रोज है, और आई का मतलब है वो कौन सी वाली रो में है, और जे का मतलब कौन से वाले कॉलम में है। तो वो सब चीजें होती है। जैसे इसको देखो आप, A31 इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तीसरी वाली रो में और पहले वाले कॉलम में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ऑर्डर भी आपको समझ आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा आ रहा है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, उसको क्या बोला जाता है? रो मैट्रिक्स बोला जाता है। एंड देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने भी हो, जैसे आप इसको देखकर बताइए इसमें टोटल कितनी रोज है? एक ही रो है भाई, आपको एक ही रो तो नजर आ रही है। लेकिन कॉलम देखो, 1, 2, 3 और 4, आपको 4 अलग अलग कॉलम्स यहां पर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर जनरली m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 क्रॉस n, क्योंकि हमेशा पहला नंबर तो 1 ही होगा। और बाकी रही बात n की, n कितना भी हो सकता है। जैसे इसमें कितना है? n 4 है। वेरी गुड। तो ये रो मैट्रिक्स हो गए। और जबकि आपको रो मैट्रिक्स समझ आ गया ना, तो आप आराम से मुझे ये भी बता सकते हो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही कॉलम होता है, रो कितना भी हो सकता है। ठीक है। ओके। अब इसके बाद देखो, अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर ही 1 by 1 है, जैसे मान लो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, तो व्हाट इज इट्स ऑर्डर? इट इज 1 by 1। तो ऐसे केस में ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अच्छा, रो मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है? एक ही रो होना चाहिए, तो है नहीं इसमें एक रो। अच्छा, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? एक ही कॉलम होना चाहिए, वो भी एक ही है इसमें, नो इश्यूज। तो इट इज बोथ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जैसे m और n क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये तो पता ही होना चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, लेकिन टेक्निकली जो m n, इस टर्म में भी आपको पता होना चाहिए कि m और n क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आगे जो कुछ डेफिनेशंस आएंगे उसमें कुछ सिंबल्स हैं। जैसे ये सिंबल आपने 11th में पढ़ा है मैंने आपको, क्या होता है? फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। ये आपको पता है बिलोंग्स टू। ठीक है। और ये जो ई आपको नजर आ रहा है, उल्टा ई, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट। ठीक है, यानी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज, ये तीन याद रखना, जनरली ये तीनों कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। हाँ चलिए ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे।
स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको समझ आ गया कि जैसे ये मैट्रिक्स का आपको सिंबल नजर आ रहा है और यहाँ पर m क्रॉस m लिखा हुआ है, देखिए तो m क्रॉस m से आपको समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या है, इक्वल है, या फिर n क्रॉस n लिख दो, है ना, एक ही बात है। इसके बाद होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर जस्ट इसका अपोजिट ही हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हुआ बताइए, इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे अच्छा रो मैट्रिक्स की बात करें, क्या रो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि उसमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके, अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल थोड़ा ध्यान से समझना, और यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट वाली मैट्रिक्स शुरू हो जाती हैं। कहां से? डायगोनल से। तो डायगोनल क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको जरा ये स्टार्टिंग से कुछ चीज इसमें बताना चाहता हूं। ये देखिए आप, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, ये वाली जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, इसमें आप एक चीज बताइए, कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर i और j इक्वल है? i और j इक्वल है, बताओ कितने ऐसे एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ पर 3 नजर आ रहे हैं ना। तो जहां पर आपको 3 नजर आ रहे हैं जहां पर i और j सेम है, मतलब a11, a22 और a33, तो यही 3 जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये भी लग सकता है कि सर डायगोनल तो ये भी है ना, लेकिन क्या होता है कि मैट्रिसेस में लीडिंग डायगोनल, देखो एक होता है डायगोनल होना और एक होता है मेन डायगोनल। लीडिंग का मतलब क्या होता है? मेन। मैट्रिसेस में अगर आप, ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कभी भी डायगोनल की बात करोगे ना, तो कौन सी डायगोनल होगी? लीडिंग डायगोनल होगी, मेन डायगोनल होगी। डायगोनल ये भी आपने बचपन में सीखा है, ये रेक्टेंगल है तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। लेकिन मैट्रिसेस में लीडिंग यानी मेन डायगोनल उसी को माना गया है जहां पर आई और जे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले सब होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में भी एक बड़ी मेन चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी वगैरह में देखने के लिए ऐसे नहीं मिलती, तो वो मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, हाँ, तो वो चीज ये है, तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। हाँ, अब आप ये बताइए, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो आपके 3 हो ही गए, है ना, तो इसके अलावा जो दिख रहे हैं उसमें किसी में भी आई और जे आपको इक्वल नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जैसे इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 और 3 है, लेकिन फिर भी अगर डायगोनल के अपवर्ड्स आप देखोगे, ऊपर ऊपर देखोगे, तो इसमें आई और जे में कनेक्शन ये है कि आई हमेशा ना छोटा है जे से, देखो आप ध्यान से, और इसमें बिलो द डायगोनल आप अगर देखें तो आई हमेशा बड़ा है जे से। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ऑल दी एलिमेंट्स अबव द डायगोनल, उसमें आई हमेशा जे से छोटा होगा। उल्टा समझ लो, ऊपर वाले में आई छोटा होता है और नीचे जो होता है उसमें आई बड़ा होता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जहां पर आई और जे इक्वल होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? डायगोनल एलिमेंट्स। और जिसमें आई और जे इक्वल नहीं होते, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। शाबाश, यानी दीज ऑल आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन स्पेसिफिकली आई जब जे से छोटा होता है तो हम बात कर रहे हैं डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स की, और आई जहां पर जे से बड़ा होता है तो हम बात कर रहे हैं डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? चलिए, बहुत अच्छे। तो अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये भी आपको समझ आ गया। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अभी तो हमने डायगोनल के बारे में बात करी है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं करी। किसके बारे में बात करिए? डायगोनल क्या होती है, ठीक है। और हाँ, डायगोनल बन भी सकती है स्क्वायर मैट्रिसेस में। किसमें बन सकती है? स्क्वायर वालों में बन सकती है, रेक्टेंगल में नहीं बन सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दूं, 2 3 1 4 6 -2, तो क्या यहां पर आपको कोई डायगोनल नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं नजर आ रही। तो डायगोनल बनेगी ही कब? जब मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अब जो मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं, जरा उसको ध्यान से समझना। वो ये है बात कि अगर कभी भी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसी मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो आपको दिख भी रहे, एम और एन यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा अगर
उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज, अब देखो सभी लोग, अगर आप अपनी क्लास में भी किसी से पूछोगे तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जनरली सब लोग ऐसे बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है। ऐसे नहीं बोलना एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, बल्कि बोलना है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन 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 सबको ऐसे नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ए आई जे जीरो होगा। अच्छा, ए आई जे जीरो होगा मतलब ए आई जे क्या होता है, एलिमेंट। ए आई जे किसको दिखाता है बताइए, एलिमेंट को दिखाता है। दिखाता है किसको, एलिमेंट को। तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन कौन सा वाला, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी वो सभी के सभी जहां पर आई और जे बराबर नहीं होता। और हमें अच्छे से पता है कि आई और जे बराबर कहां नहीं होता है, बताओ कहां पर नहीं होता, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो मैंने आपको बताए थे, डायगोनल एलिमेंट्स में तो सभी के सभी आई और जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसके हिसाब से आपको याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और चार ऑप्शंस दे देगा ऐसे ही ऐसे, बताओ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। तो जिनको थ्योरी वाला चीज याद है वो नहीं बता पाएंगे इसका आंसर, तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है काम, आया समझ। अच्छा, यहां पर आप ये बताइए आपको रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर दी गई है, नॉन डायगोनल्स के ऊपर। यहां पर बस ये बोला है कि भाई कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सारे के सारे नॉन डायगोनल वाले क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, वो छोटी सी बात ये है 1 2 3 और 4, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए, मैं बताता हूं। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या सीखी, आप बताइए कि इसमें नॉन डायगोनल वाले सभी क्या होने चाहिए, जीरो। नॉन डायगोनल वाले सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो क्या इसमें नॉन डायगोनल, चलो डायगोनल वाले को हटा दो, क्या नॉन डायगोनल वाले जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नहीं दे रहे, बिल्कुल। तो यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि सर यहां पर तो डायगोनल वाले भी जीरो है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन में डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला। बस आपको किसके बारे में बताया गया है, नॉन डायगोनल के बारे में बताया गया है। इज इट क्लियर और नॉट। तो आपको डायगोनल के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है, जिसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, उसके बारे में सोचना है, दैट्स इट। तो यानी कि ये जो जीरो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है ना, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, जैसे इसको बताइए आप, ये देखिए क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों है, नॉन डायगोनल वाले वो जीरो है, बिल्कुल सही। ये भी क्या है, क्यों जीरो है, और इसमें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कोई है ही नहीं। तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ना भी हो तब भी उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये तीनों की तीनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं। इज इट क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको एक तरह से और भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है DIAG, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई डायगोनल की। और अगर मैंने यहाँ पर मैट्रिसेस का सिंबल बनाया और 2 और 3 लिख दिया, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, और बाकी तो आपको पता है नॉन डायगोनल सब क्या होंगे, जीरो। तो 2 0 0 3, बताइए कैसा लगा, आ गया समझ। तो ये डायगोनल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ठीक है। चलिए स्केलर मैट्रिक्स में बात करते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, आईफोन है। अब आईफोन बहुत तरीके के चल रहे हैं, ठीक है, वो हर साल वो अपग्रेडेशन कर देते हैं कुछ ना कुछ। तो जैसे एक बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, आईफोन 13 की बात करते हैं। तो जो आईफोन 13 है उसके बाद कौन सा आया था, 14 आया था। तो 14 में क्या हुआ होगा, फीचर्स हटा दिए गए होंगे, थोड़े बहुत और एडवांस कर दिया होगा, एडवांस कर दिया होगा।
यानी आईफोन 13 जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और ऐड करने पर वो क्या बन गया 14, 14 में कुछ और ऐड करने पर वो क्या बन गया। ऐसे ही क्या होता है डायगनल, स्केलर और एक और होती है आइडेंटिटी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यानी सबका बेस क्या होता है, सबका बेस क्या होता है डायगनल ही होता है। अब जैसे स्केलर होगा तो स्केलर में एक चीज और ऐड हो जाएगी, मतलब है वो डायगनल मैट्रिक्स ही, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें पहली वाली कंडीशन आप देखो, बताओ क्या ये डायगनल की कंडीशन नहीं है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें एलिमेंट सब जीरो होंगे, कौन से वाले सब, जिसमें आई और जे इक्वल नहीं होता। बताओ कहां पर नहीं होता आई और जे इक्वल, नॉन डायगनल एलिमेंट्स में। वेरी गुड। लेकिन साथ ही साथ में दूसरी कंडीशन भी डाल दी कि एलिमेंट के इक्वल होंगे। अब के मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जहां पर आई और जे इक्वल होते हैं। अच्छा आई और जे इक्वल कहां पर होते हैं, डायगनल एलिमेंट्स में। तो यानी डायगनल एलिमेंट्स जो है वो स्पेसिफिकली कोई एक ही नंबर होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल आप देखो जरा, क्या इसमें नॉन डायगनल सारे जीरो नहीं है, जीरो है, लेकिन डायगनल वाले सारे सेम है। तो क्या, अच्छा ये स्केलर हो गई, क्या ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। बस इसमें एक चीज ये अलग से नजर आ रही है, डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन इसमें डायगनल के बारे में भी बोल दिया है कि डायगनल वाले जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें आ जाइए ए वाले में, ये 2x2 ऑर्डर है, इसमें भी नॉन डायगनल सभी क्या है जीरो है, और डायगनल वाले सब सेम है, यानी कि 5 और 5 है। तो दैट्स इट, ठीक है। यानी जितनी भी स्केलर मैट्रिसेस होती है वो सब क्या होती है, डायगनल होती है, लेकिन सभी की सभी डायगनल मैट्रिसेस स्केलर नहीं होती, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब ये भी आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें भी डायगनल मैट्रिक्स का ही बेस यूज हुआ है। देखिए आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ये बड़े यूजफुल मैट्रिक्स है ये जो है, नाम इसका कुछ भी ले लो आप। तो इसमें पहली वाली कंडीशन पढ़िए आप, क्या है, हाँ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, यानी एलिमेंट जीरो होगा जहां पर सभी में आई और जे इक्वल। तो व्हाट डज इट मीन्स, नॉन डायगनल सारे जीरो होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी बात से आपको क्या समझ आ रहा है, अच्छा आई और जे इक्वल कहां होता है, डायगनल एलिमेंट्स। तो यानी ये बताना चाह रहा है आपको यहां पर डायगनल एलिमेंट स्पेसिफिकली वन ही होना चाहिए। अच्छा स्केलर में क्या होता था, कुछ भी हो तो बस सेम हो जाए, लेकिन यहां पर क्या होता है सिर्फ वन होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये चीज फॉर एग्जाम्पल देखो, और इसको जो है जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 0 0 1। अब मैं आपको बताता हूं क्या ये डायगनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही। स्केलर का वो भी तो फॉलो कर रहा है पूरा, स्केलर में क्या मांगता है कि डायगनल वाले सेम होने चाहिए, तो सेम ही तो है, लेकिन इसको हमने स्पेसिफिकली एक अलग ही नाम दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें आप देख रहे हो इसका ऑर्डर कितना है 2x2 ना, तो उसको I2 भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना IN, तो I2 आप इसे बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बताइए आया समझ या नहीं, बहुत अच्छे। जैसे हाँ ये मैंने आपको दे भी दिया इसमें, फॉर एग्जाम्पल 2x2 का भी है, 3x3 का भी है। और हाँ जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे आप एक लाइन पढ़ोगे आर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 का मतलब आप समझ जाना 2x2, क्योंकि आपको पता है जितने भी डायगनल हो, स्केलर हो, आइडेंटिटी हो, सब स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। तो 2 मतलब 2x2, 3 मतलब 3x3, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो उसका मतलब वो 4x4। अब 4x4 वाला लिटरली कोई क्वेश्चन तो नहीं है एनसीईआरटी में करने के लिए, हाँ एक है उसमें बस एलिमेंट्स का नाम पूछा है कि ये बताओ कौन सा एलिमेंट है। वैसे कोई क्वेश्चन ऐसे एज अ स्पेसिफिक 4x4 या 5x5 ऐसे नहीं आता, लेकिन मैट्रिसेस कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, वो आप याद रखना। मतलब ये कह सकते हैं आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3x3 ये होता है। नल या जीरो मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो, एंड इट कैन बी रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर। बस रूल ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए
जीरो होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ, कैपिटल ओ। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर m बाय m है, तो मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या बोला है, इसको अपर ट्राइंगुलर तब कहेंगे जब जो भी एलिमेंट है वो जीरो होगा, लेकिन कौन सा वाला, जहां पर i j से बड़ा होता है। तो आप खुद बताइए i जो है j से बड़ा कहां पर होता है, बिलो दी डायगनल। वेरी गुड, बिलो दी डायगनल। तो डायगनल, अच्छा जैसे इसमें भी कंडीशन है, इसमें बोला जा रहा है डायगनल के नीचे नीचे सब जीरो होने चाहिए। तो डायगनल क्या होनी चाहिए या डायगनल के ऊपर क्या होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। बस रूल इज दिस कि डायगनल के नीचे जीरो आने चाहिए। अच्छा जैसे मान लो कोई एग्जाम है, उसमें बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए अगर उसके मैथ्स में 60% मार्क्स है। तो किसी और को देखना ही नहीं है, क्या पता सब में 100 हो या सब में जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के मैथ्स में 60% है तो वो बच्चा इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। वही बात है अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर के बारे में। ठीक है, डायगनल वायगनल जितनी भी है, रेस्ट्रिक्शन जिसके ऊपर दिया हुआ है उसको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। जैसे आप ये बताइए, इसमें ये तो डायगनल हो गई। अब डायगनल के नीचे सब देखिए आप, एक ट्राइंगल बन रहा है और उस ट्राइंगल में सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। अब डायगनल क्या है, डायगनल के ऊपर क्या है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, अब इसका मतलब तो ये भी हुआ कि अगर कोई नल मैट्रिक्स आ गई हमारे सामने तो ये भी तो है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो डायगनल के नीचे नीचे सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। अब डायगनल भी जीरो है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि डायगनल के बारे में बोला ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कुछ भी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये आप इस चीज से बता पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। ओवरऑल थ्योरी से नहीं बल्कि इससे भी आपको पता होना चाहिए, सिंबल्स। अब अपर नाम थोड़ा उल्टा है, अपर ट्राइंगुलर है तो नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है वो सारे जीरो होंगे, और लोअर ट्राइंगुलर है तो हाँ ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये सब चीजें एक बार देखो, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर जीरो फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। जहां पर आई जे से छोटा है वो सब जीरो होंगे, यानी अबव दी डायगनल सब जीरो। जैसे इसको देखो, आ रहा है इसका समझ आपको कंडीशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, मैंने ऊपर ये चीजें आपको नहीं बताई, ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, ये जेई में काम आती है। ठीक है, तो अभी हम अपने सीबीएसई के हिसाब से बात करें तो अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीधा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2 3 4 एंड 5, और ये मैट्रिक्स इक्वल है ए बी सी डी, यानी कि एक और 2x2 मैट्रिक्स के। तो अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे ऑन कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल आसानी से कोई भी बता सकता है कि बताओ ए की वैल्यू इसमें क्या होगी। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि अच्छा ये जो ए है ये कौन से पोजीशन पर आ रहा है, A11, और ये भी कौन से पोजीशन पर आ रहा है, A11, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। अच्छा बताओ डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। अच्छा आप ये कंपैरिजन इसलिए कर पाए जो इक्वालिटी आप इसलिए बना पाए क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या था, सेम था। अगर यहीं पर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता तो आप इन्हें इक्वेट भी नहीं कर सकते थे। तो इक्वेट करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। और दूसरी बात जो यहां पर आपको एक बात बड़े ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से, वो बात ये भी है इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं काफी। तो क्वेश्चन ये जो बनता है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए x-1 y z और 2x 1 2 3 7, अगर आपसे पूछा जाए
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या होगी बताओ। आप इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। 1 आएगी। अच्छा, आपने x माइनस 1 को किसके इक्वल रखा? हाँ, तो x की वैल्यू 1 कैसे आ गई? x की वैल्यू 2 आएगी ना। लेकिन 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 x की वैल्यू आप यहां से जरूरी थोड़ी यहीं से निकालो, आप x की वैल्यू यहां से भी तो निकाल सकते थे, है ना। तो इस केस में x की वैल्यू आपकी आ जाती 7/2। 7/2, लेकिन ये दोनों तो मिसमैच हो गई वैल्यूज। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो एक जगह से किसी एक प्लेस से कोई और वैल्यू आ रही है, दूसरे प्लेस से कोई और वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, ये दोनों इक्वल ही नहीं है, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाए। वो पहले से इक्वल नहीं दिया होगा, वो आपसे पूछेगा कि जिसके लिए इक्वल हो जाए, तो आपको पहला आंसर मिलेगा 2 और फिर मिलेगा 7/2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती, ठीक है, किसी भी x की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती। तो ये बात आप याद रखना। यानी क्या समझे इन शॉर्ट हम, कि दो अलग अलग प्लेसेस से एक ही वेरिएबल की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। अगर इस प्लेस से वैल्यू 1 आ रही है तो किसी और प्लेस से भी फिर वैल्यू कितनी ही आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए। कोई और वैल्यू आ गई तो फिर इसका आंसर गलत हो जाएगा। बताइए कैसा लगा आपको, ये क्लियर है बात? चलिए बहुत अच्छे। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने जो है ये x² माइनस 1 होता, y z और w, यहां पर 4 5 6 और 7 है, या एक काम करते हैं 4 को 3 बनाते हैं थोड़ा सिंपल दिखाने के लिए। तो अगर मैं आपसे अब x की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देन x² इज इक्वल टू व्हाट? 4। तो x की वैल्यू आ गई यहां पर +-2, यानी यहां पर दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो वो चलेगा क्योंकि वो एक ही जगह से आपने निकाले। समझ में आ रही है बात? एक ही जगह से तो कितने भी आंसर आ सकते हैं। हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन होती, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो फिर तो 3 आंसर आ जाते, बाय क्वाड्रेटिक होता तो 4 आंसर्स आ जाते। लेकिन ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए 2 आंसर्स आ गए और दोनों अलग अलग भी आ गए, नो इश्यूज। लेकिन बस बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर प्लेसेस अलग अलग हैं तो फिर उनसे आंसर सेम आने चाहिए, लेकिन एक जगह से तो कितने भी आंसर आपको मिल सकते हैं। बताइए आपको बात समझ आ गई या नहीं? बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाउ मेनी मेट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन नंबर ऑफ एंट्रीज। अच्छा, यार एंट्रीज का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स। एंट्रीज का मतलब एलिमेंट्स होता है। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है तो उसको बोलेंगे 5 एंट्रीज आर देयर, ठीक है। तो एंट्रीज एलिमेंट बोथ आर सेम थिंग। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए assume that we need to construct a matrix of order a by b, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा? a by b होगा, ठीक है। then the total number of such matrices are this n raised to power a into b। अब ये क्या लॉजिक हुआ, ये कैसे हमने बनाया? तो उसका देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं एक। मान लीजिए आपको एक 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, 2/3 मैट्रिक्स बनानी है आपको। आ रही है बात समझ या नहीं? 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है विद एंट्रीज 0 एंड 1। मैंने आपसे बोला एक 2/3 की एंट्री बना, मतलब मैट्रिक्स बनाओ जिसमें आपको दो ही डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, एक 0 का और एक किसका? 1 का। अच्छा, 2/3 का मतलब क्या होता है? 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए। क्या इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी या नहीं? हाँ या ना? इसी तरह की मैट्रिक्स बनेगी, आपको समझ आ रहा होगा। एक मिनट जरा। हाँ, तो अब मैं आपको ये फॉर्मूला क्रिएट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो कंडीशन आपको समझ आ गई। आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं और इन जगह पर आपको फिलअप करना है। तो पहले तो आप ये सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है, 2 आपने डिजिट दिया है और 6 प्लेसेस से कैसे फिल करेंगे? तो मल्टीपल टाइम्स भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ पहली जगह पर क्या रखें, तो आपके पास कितने ऑप्शन है?
दो ऑप्शंस है, या तो आप 0 डाल दो या 1 डाल दो। चलो मान लो आपने 0 डाल दिया, फिर अगली बार 1, अगली बार 0, फिर 1, फिर 0। तो आप खुद बताइए ऐसे करते करते आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं? बहुत सारी बना सकते हैं ना। 1 1 1 0 0 0, 1 1 0 0 1 0, बहुत सारी बना सकते हैं। तो एक्चुअल में काम हो रहा है परम्यूटेशन के थ्रू। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए पहली बार में कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? दो ऑप्शंस है। तो पहली बार में आपके पास दो वेज हो गए, परम्यूटेशन आपने पढ़ा 11th क्लास में। अगली बार भी कितने वेज हो गए? दो। तो इन सभी वेज को आपको याद है क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। आ रहा है आपको समझ? बल्कि काफी लोग जो है इसको ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन लॉजिक इसका पता नहीं होता, तो वो लॉजिक ही है। तो ये 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया? और ये 6 कैसे आया? क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं? 6। और ये 6 एलिमेंट्स कैसे बने? जब हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। तो यही बात हो गई ना, देखो n रेज़ टू पावर e क्रॉस b। तो n का मतलब है जितने एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर अवेलेबल? 2। और एंट्रीज कितनी रखनी है वो मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। तो ये इसका आंसर होता है। अब चलो फटाफट से मुझे एक आंसर बताओ। अगर मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स होती, कौन सी मैट्रिक्स होती? 3x3 की मैट्रिक्स होती, और आपको एंट्रीज 0 और 1 का इस्तेमाल ही करना होता, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होता? 2 रेज़ टू पावर, हाँ वेरी गुड, 2 रेज़ टू पावर 3x3 और 2 रेज़ टू पावर 9 और 512, 512 मैट्रिसेस बन सकती है ऐसे करते करते। आया समझ आपको? और एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं आपको इसी का एक एडवांस वर्जन बताता हूं। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ओके, फॉर्मूला बनाना भी आ गया होगा आपको। तो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन क्या है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो है एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल 1 तो सिंपल सा ही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 विद ईच एंट्री 0 और 4। अब आपके पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2x3 है, यानी कितने एलिमेंट्स है आपके पास? 6 एलिमेंट्स हो गए। और आपको जो गिवन एंट्रीज है वो कितनी है? 2। तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो 2 की पावर 6 यानी 64 वेज आर देयर। अब इसी को देखो आगे। अब इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स which gives a total of 64 different matrices। इस बार हमसे ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जिससे कि आपको 64 डिफरेंट मैट्रिसेस मिल जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको दे दिया। और एंट्रीज कितनी है आपके पास? 2 ही है, 0 और 4। तो यानी इस बार आपको 2 की पावर, ऑर्डर तो पता नहीं है, तो ऑर्डर नहीं पता तो मान लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं? x हो रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये 64 आ रहा है। तो अब आप बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? इसको हम 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर कितना लिख सकते हैं? 6। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो यानी कि टोटल एंट्रीज 6 होनी चाहिए। अब सवाल ये भी नहीं है कि एंट्रीज कितनी होनी चाहिए, सवाल ये ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आप बताइए बेटा कि जो 6 एंट्रीज आपको नजर आ रही है उनको आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो? या तो 2x3 का बना लो, या 3x2, या 6x1, या 1/6। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, या हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन को। तो बताइए कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छे। तो यहां पर कुछ ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा है कि एक इसके ऊपर ही जितना भी हमने अभी सीखा है उसके ऊपर एक वर्कशीट तैयार कर ली है। तो जैसे आप ये काम करोगे तो इससे क्या होगा, पहली जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में, जो पहली एक्सरसाइज है वो तो सिंपल सी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। वो लेवल के क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, लेकिन उससे काफी ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे पहले, हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, कंस्ट्रक्टर 2x2 मैट्रिक्स। आपको ये कौन सी मैट्रिक्स बनानी है? 2x2 ऑर्डर। ओके, तो उसका नाम हम अपने आप से रख देते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ मेंशन किया ही नहीं है इसका नाम क्या है। तो 2x2 की मैट्रिक्स जो होती है इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, A11,
A12, A21, A22, तो 4 एलिमेंट्स आपने निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम A11 निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए A11 कैसे आएगा, तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर भी 1। तो आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है? अच्छा बताओ, आप सोचकर बताओ, मैंने I और J की जगह पे 1 1 प्लेस कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो क्या आंसर आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो इसका आंसर आ गया 9/2। इसी तरह से आप इन चारों का आंसर निकाल नहीं सकते हो, मतलब बाकी जो 3 बचे हैं, टोटल 4 हो गए, तो सबकी वैल्यूज निकाल दो, इसमें पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस बनाना है, तो देखो ये कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए आप, इसने बोला है कौन सी मैट्रिक्स बनानी है आपने, 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, बना लेंगे, और एलिमेंट्स इस तरह से यूज करने हैं। तो यहां पर कितने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको? 2। कंडीशन है कि अगर आप आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी या बराबर होगी तो आप इस फॉर्मूले को यूज करना, और आई की वैल्यू जब जे से छोटी होगी तो नीचे जो फॉर्मूला है इसको यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको A22 फाइंड करना है, तो 22 मतलब I एंड J बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम तो कौन सा वाला केस हो गया? पहला वाला केस हो गया। तो I और J की जगह 2 और 2 रख दो, बताओ क्या आंसर आएगा? 5 इसका आंसर आएगा। बहुत अच्छे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता A12 निकालिए, तो यहां पर I जो है वो J से क्या है? छोटा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मॉड्यूलस लगा हुआ है, I की जगह 1 और J की जगह 2, अब मॉड में है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ऊपर कितना आंसर आ जाएगा? 1 - 4, माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन मॉड की वजह से वो +3 हो गया। 3/2 इज द आंसर, दैट्स इट। तो वो सेलेक्ट कर करके आप कर लेना है इसमें। अब जैसे इसमें बोला है A23 निकालना है और A32 निकालना है, और उन दोनों को प्लस कर देना है, तो आप इससे निकाल सकते हो। A23 में बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो पहला या दूसरा? दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ I जो है J से छोटा है, और A32 में पहला वाला यूज होगा, ऐसे। इसके बाद ये थोड़े कंपेयर करने वाले क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने वाले, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, थोड़ा ट्रिकी सा है, तो देखिए इसको कैसे करना होगा, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अब की बार आपको नाम भी दे दिया, देखो क्या नाम है? ए। आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? P/Q। टाइप मतलब वो ऑर्डर समझ लो आप, P/Q इसका ऑर्डर है, यानी इसमें कितनी रोज है? P, और कितने कॉलम्स है? Q कॉलम्स है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं से रफली आपको कुछ आइडिया दे देता हूं। इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, और इसमें टोटल रोज कितनी है? ये टोटल रोज कितनी है? P है, और टोटल कॉलम्स कितने हैं? Q कॉलम्स है। Q कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, अब इसने क्वेश्चन करा है कि R इज अ रो ऑफ A, मतलब इसकी कोई एक रो आप ले लो, कोई भी एक रो ले लो, मान लो मैंने पहली वाली रो को ले लिया, मतलब इस वाली रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका नाम R है। क्या है? R। तो देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स? तो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स बना दूं, मतलब ऐसे बना दूं, आप ध्यान से देखना, ये बना दिया मैंने इसको एक मैट्रिक्स, तो क्या इसमें कॉलम्स कम हो गए? कॉलम्स तो उतने ही है। अच्छा, कितने कॉलम्स थे? क्यू, तो कॉलम्स तो अभी भी क्यू है, लेकिन रो कितनी हो गई? एक रो हो गई। वेरी गुड। तो इसका ऑर्डर पता है कितना हुआ? 1/Q इसका आंसर हो गया, क्योंकि कॉलम्स आर जितने पहले थे उतने ही अब है, कॉलम्स आर सेम। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन ये? कॉलम्स में थोड़ी कोई चेंज आएगा, कोई मैट्रिक्स है उसकी एक रो आपने पकड़ ली, तो रो तो एक ही होगी, कॉलम जितने पहले थे अभी भी उतने ही है। तो ये है वो दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें देखो 5वां सवाल, इफ ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रोज। अच्छा, ए कोई कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। अच्छा, इसमें रोज कितनी है? 5, 5 रोज आपको नजर आ रही है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है? देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए? अगर इसकी एक सिंगल रो को ले लिया जाए, सिंगल रो, तो एज अ मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर कितना हो गया? कितने रोज कितने कॉलम्स? 1/1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1।
1। मतलब ये बोल रहा है इसकी कोई एक रो को आपने बस ले लिया, उसे एज अ मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बताइए क्लियर हुआ आपको ये। तो काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए इसमें मिली होंगी, सीखने के लिए मिली होंगी। तो इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस है। तो पहली क्लास में आपको ये काम आपको पूरा करना होगा, वर्कशीट नंबर 1। ये आपको जो है क्लास के बाद मिल जाएगा पीडीएफ। तो आज के लिए इतना ही इसको रखते हैं, होपफुली आपको आया होगा अच्छे से समझ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।